औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये फंडामेंटल्स ऑफ फार्माकोलॉजी फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के लेक्चर है, ये पेज नंबर 9 से। तो ये हमारा चल रहा था चैप्टर 1 चल रहा था बेटा, और चैप्टर 1 के दो पार्ट थे, एक फार्माकोकाइनेटिक्स और एक था फार्माकोडायनामिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या था, जो बॉडी आपकी दवा के साथ करती है तो वो क्या था फार्माकोकाइनेटिक्स, और जो दवा आपकी बॉडी के साथ क्या काम करेगी वो थी फार्माकोडायनामिक्स। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स का ही पार्ट है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे फार्माकोकाइनेटिक्स, तो इसका है ड्रग मेटाबॉलिज्म आज इसका हिस्सा। ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है, दवा की तोड़ फोड़। ये हम पीछे चलें तो मज़ीद देख लें। फार्माकोकाइनेटिक्स थी बेटा दवा जज़ब होना, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, फिर मेटाबॉलिज्म और फिर खारिज होगी। तो दवा जैसे हमने मैदे में स्टमक में ली दवा, वो हमारे खून में गई तो वो एब्जॉर्प्शन है। फिर खून से लीवर में, किडनीज़ में, जहाँ पर काम करना वहाँ पे, और दूसरी जगहों पे गई वो डिस्ट्रीब्यूशन था। तो हमने पिछले लेक्चर में एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। अब यहाँ जिगर में जाके क्या होगी, मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म से इसके बेकार मादे बनेंगे और फिर वो खारिज कर दिए जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है बेटा मेटाबॉलिज्म, यानी दवा का तोड़ फोड़ होना। ड्रग्स आर मोस्ट एलिमिनेटेड बाय बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ड्रग जो है वो खारिज की जाती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन से, एंड आर एक्सक्रीशन इनटू द यूरिन आर बाइल, और इसको खारिज किया जाता है पेशाब के ज़रिए या बाइल के ज़रिए। बाइल क्या होता है बेटा, जिगर जिसको कलेजी कहते हैं, कलेजी उसके साथ लगा होता है बेटा पित्ता, गाल ब्लेडर, और ये जिगर जो है मुख्तलिफ बेकार मादों को जो मिला के क्या बना देता, बाइल। और बाइल किस में, आपके पित्ते में स्टोर होती है, और ये बाइल आगे जाके छोटी आंत में चिकनाइयों को यानी लिपिड को हज़म करवाती है। तो यानी बेकार मादे इस बाइल के ज़रिए खारिज भी हो गए और वो काम भी करते गए खारिज होने से पहले। क्या, लिपिड को यानी चिकनाइयों को हज़म करवाते गए छोटी आंत यानी ड्यूडेनम में जाके। द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म ट्रांसफॉर्म्स लिपोफिलिक ड्रग्स इनटू मोर पोलर। बड़ी प्यारी बात की है। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है लिपोफिलिक ड्रग्स को। लिपोफिलिक कहते हैं बेटा, लिपो मीन बेटा फ़ैट होता है, फिलिक मीन पसंद करना। तो ऐसी अद्वियात जो लिपिड में हल होती हैं या चिकनाइयों में हल होती हैं उसको मोर पोलर कर देती है। पोलर कहते हैं बेटा इसका पॉजिटिव और नेगेटिव हो, यानी पानी में हल हो सकें वो पोलर कहलाएंगे, और जो पानी में ना हल हो सकें वो लिपोफिलिक कहलाएंगी। तो ये मेटाबॉलिज्म का काम है लिपोफिलिक ड्रग को पोलर में करना, रेडिली एक्सक्रीटेबल प्रोडक्ट्स, ताकि वो आसानी से खारिज होने वाली प्रोडक्ट्स बन सकें। द लीवर इज़ द मेजर साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। जिगर जो है वो अद्वियात के मेटाबॉलिज्म के लिए अहम जगह है, ये ध्यान में रखना बेटा। कुछ लोगों का जो जिगर है वो ख़राब हो किसी भी वजह से, तो उसको ऐसी अद्वियात नहीं देती जो जाके जिगर में जिनकी तोड़ फोड़ होती है, क्योंकि जिगर पहले ही ख़राब है और इन दवाइयों की तोड़ फोड़ करने से जिगर मज़ीद ख़राब हो सकता है। इसको फर्स्ट पास इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ये जो बताना चाह रहा है ये यहाँ पे कि ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर में मेन जगह जहाँ लीवर में इनकी तोड़ फोड़ होती है अद्वियात की। बट स्पेसिफिक ड्रग्स में अंडरगोज बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन द अदर टिश्यूज़। लेकिन कुछ ख़ास अद्वियात ऐसी हैं जिनको बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी इनकी तोड़ फोड़ दूसरे टिश्यूज़ में होती है, सच एज़ किडनीज गुर्दों में एंड द इंटेस्टाइन या आंतों में होती है, लेकिन मेन ऑर्गन आपका लीवर यानी कलेजी ही है। फिर आ जाएगा रिएक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। रिएक्शन क्या अद्वियात का मेटाबॉलिज्म पे। द किडनीज कैन नॉट एफिशिएंटली एलिमिनेट लिपोफिलिक ड्रग्स। गुर्दे जो हैं वो लिपोफिलिक यानी चिकनाई में हल होने वाली अद्वियात को अच्छे से खारिज नहीं कर सकते। दैट रेडली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, और जो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती हैं, एंड आर रीअब्जॉर्ब इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स, और दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं डिस्टल ट्यूब्यूल से। ये डिस्टल ट्यूब्यूल बेटा नेफ्रॉन का हिस्सा है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल। जिन्होंने नेफ्रॉन पढ़ रखी है, गुर्दे और साख्त की फेल की इकाई, उसमें एक पहली बलदार नाली होती है, एक दूसरी। तो जो डिस्टल ट्यूब्यूल है वो आखिरी बलदार नाली है, तो इसमें से दोबारा जज़ब होकर बॉडी में चले जाते हैं। देयरफॉर यही वजह है लिपिड सॉल्युबल एजेंट्स, जो ऐसी अद्वियात जो चिकनाई में हल हो जाती हैं, मस्ट फर्स्ट भी मेटाबोलाइज इन द लीवर। पहले इनकी तोड़ फोड़ लीवर में होगी यानी जिगर कलेजी में, यूजिंग 2 जनरल सेट्स ऑफ रिएक्शन, और इसके अंदर 2 सेट्स ऑफ रिएक्शन बनेंगे, कॉल्ड फेज़ 1 एंड फेज़ 2। ये बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, फेज़ 1 और फेज़ 2 क्या है। फेज़ 1 क्या है, फेज़ 1 रिएक्शन फंक्शन टू कन्वर्ट लिपोफिलिक मालिक्यूल इनटू मोर पोलर मालिक्यूल।
फ़ेज़ 1 में जो लिपोफिलिक ड्रग है यानी चिकनाई में हल होने वाली, उसको पोलर में तब्दील किया जाएगा बाई एक्सपोजिंग आ पेलर फंक्शन ग्रुप, और किसके साथ मिला के, किसका सामना करवा के, पोलर फंक्शन ग्रुप का, मेनली इट्स ऑक्सीडेशन। और इसमें सबसे अहम क्या है, ऑक्सीडेशन होगी, बट सम टाइम, लेकिन कभी कभार देयर इज़ अ रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस, लेकिन कभी कभार रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस भी होती है। ऑक्सीडेशन मीन ऑक्सीजन का शामिल होना, रिडक्शन मीन ऑक्सीजन का निकल जाना, और हाइड्रोलाइसिस मीन पानी की मौजूदगी में टूटना। तो कोई पूछ ले फ़ेज़ 1 में क्या होता है, आपने बताना 3 काम होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। फिर आ जाएगा फ़ेज़ 2 बेटा, दिस इज फेज़ कंसिस्ट ऑफ कंजक्शन रिएक्शन। इस फेज़ के अंदर मिलाप वाले रिएक्शन होते हैं। कंजक्शन का मतलब होता है मिलाप होना। इफ़ द मेटाबोलाइट्स ऑफ द फ्राम फ़ेज़ 1 मेटाबॉलिज्म इज़ सफिशेंटली पोलर, अगर फ़ेज़ 1 ने जो रिएक्शन किया फ़ेज़ 1 में, उससे जो तो बेटा यहाँ पे वो बताना चाह रहा, सॉरी हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था, कि फ़ेज़ 1 में जो चीज़ें पोलर हो गई हैं, इट कैन बी एक्सक्रीटेड बाय किडनीज़, इनको आसानी से गुर्दे खारिज कर देंगे। हावेवर ताहम मैनी फ़ेज़ 1 मेटाबोलाइट्स आर टू लिपोफिलिक टू बी रिटेन्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, लेकिन अभी फ़ेज़ 1 के जो मेटाबोलाइट्स हैं उनमें भी कुछ ऐसी हैं जो लिपोफिलिक होंगी। लिपो मीन बार बार मैं कह रहा हूँ फ़ैट, चिकनाइयाँ, जो चीज़ें चिकनाइयों में हल हो जाएंगी, जो प्रोडक्ट्स अद्वियात की, तो वो क्या कहलाएंगे, लिपोफिलिक। तो अभी भी कुछ लिपोफिलिक मौजूद हैं, ठीक है। जो गुर्दे की जो ट्यूब्यूल हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स, उनमें बाकी बच जाएंगी। आ सब्सिक्वेंट कंजक्शन रिएक्शन विद एन endogenous substrate such as sulfuric acid, acetic acid or amino acid result in पोलर एंड मोर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स। तो कुछ कंजुगेशन रिएक्शन ऐसे होंगे जो मिलाप करेंगे कुछ सबस्ट्रेट के साथ बेटा, ये एंडोजेनस सबस्ट्रेट होंगी। और वो कौन सी सबस्ट्रेट हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड और अमाइनो एसिड है, जिसके नतीजे में ये मज़ीद पोलर हो जाएंगे अद्वियात और पानी में हल होने वाली बन जाएंगी, दैट एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज़, और ये गुर्दे जो है वो इसको खारिज कर सकते हैं। तो आप इसको सादा अल्फाज में यूँ भी लिख सकते हैं बेटा, जो फ़ेज़ 1 में जो मेटाबोलाइट्स बच गए थे, जो गुर्दे खारिज नहीं कर सकते, तो उनको फिर वाटर सॉल्युबल बनाना किस में है, फ़ेज़ 2 में। और फ़ेज़ 2 में कौन काम करता है, आपका कंजक्शन, जो आपके सबस्ट्रेट एंडोजिनस, वो इसको मज़ीद पानी में हल होने वाला दवाई बनाते हैं ताकि ये खारिज हो सके। फिर आ जाएगा ड्रग एलिमिनेशन। अब सारी ड्रग टूट गई है, पहले बेटा बॉडी के अंदर गई, वो वहाँ पे ड्रग जो जज़ब हुई, फिर उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, अब जाके अब खारिज करनी है अद्वियात। तो अद्वियात जो खारिज होती है ना बेटा, वो गुर्दे खारिज करते हैं और जिगर से खारिज होती है बाइल की सूरत में। और अद्वियात जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे आंसुओं में भी दवाई खारिज हो रही होती है, आपके सांस के रास्ते खारिज हो रही होती है। तो लास्ट प्रोसेस है फार्माकोकिनेटिक्स का, ड्रग एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्राम द बॉडी के अंदर से दवा का खारिज होना, अक्कर वी आर नंबर ऑफ़ रूट्स, और कई सारी रास्तों से होता है ये खारिज होना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बीइंग थ्रू द किडनीज़ इनटू द यूरिन, और सबसे अहम जो है वो गुर्दों से होता हुआ पेशाब के ज़रिए है, पहला रास्ता खारिज होने का दवा का। अदर रूट्स इंक्लूड द बाइल, दूसरे रूट्स में शामिल है बाइल, जो कि जिगर बनाता है बेटा, इंटेस्टाइन आते हैं, लंग्स फेफड़े हैं, और मिल्क, और इवन के माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसमें भी दवा के असरात हो रहे होते हैं। नर्सिंग मदर, दूध पिलाने वाली औरतों के दूध में भी दवा का असर जा रहा होता है, ठीक है। अब पेशेंट इन रीनल फेलियर, अगर कोई मरीज़ गुर्दों का मरीज़ हो, उसके गुर्दे ख़राब हों, रीनल गुर्दों को कहते हैं बेटा, में अंडरगो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल डायलिसिस, उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, विच रिमूव स्मॉल मालिक्यूल सच एज ड्रग, जो कि छोटे छोटे मालिक्यूल जैसे अद्वियात के मालिक्यूल हैं वो खारिज किए जा सकते हैं उसके ज़रिए, इस डायलिसिस के ज़रिए, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल डायलिसिस। फिर आ जाएगा रूट ऑफ एलिमिनेशन के रूट क्या हैं, कहाँ से दवा खारिज होगी बेटा, किडनीज़ आगे, गुर्दे, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट्स इनटू यूरिन इन्वॉल्व्स, जो एक्सक्रीशन है खारिज होना अद्वियात का और उसके मेटाबोलाइट्स का पेशाब में, उसमें शामिल हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बेटा, ये आपकी नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है ग्लोमेरुलस, उसमें एग्जांपल के तौर पर वाटर सॉल्युबल एंड पोलर कंपोनेंट्स लेस देन 500 डेल्टन, ये बेटा पावर है, 500 डेल्टन से नीचे के जो कंपोनेंट्स होंगे पोलर कंपोनेंट्स, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से गुजर जाएंगे और खारिज हो जाएंगे। फिर आ जाएगा एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रीशन और पैसिव ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन।
एक्टिव कहते हैं बेटा ऐसी ट्यूबुलर सिक्रीशन जिसमें एनर्जी खारिज हो, और पैसिव जिसमें एनर्जी खारिज ना हो। तो इनके ज़रिए गुर्दे जो हैं वो ये सारी की सारी अद्वियात को खारिज कर देते हैं। बॉडी में देखो दवा चली तो गई है, और हम तो सिर्फ बगैर सोचे समझे दवा खाई और बस हम ठीक हो गए, सर का दर्द समझ लो, पैनाडोल वगैरह खाई। लेकिन अब देखें ये कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है बॉडी में। फिर आ जाएगा लीवर, जिगर बेटा इट कैन सिक्रीट ड्रग्स और देयर मेटाबोलाइट्स इनटू बाइल। ये दवा को खारिज कर सकता है और दवा के जो बेकार मादे हैं उनको किसके ज़रिए, बाइल के ज़रिए, दैट आर लॉस्ट इन फीसेस, और ये फिर पखाने के अंदर से होते हुए खारिज कर दिए जाते हैं। ठीक है। हावेवर सम ड्रग्स में बी रीअब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन टू अगेन इंटर इन द सर्कुलेशन। लेकिन फिर भी कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं बॉडी में आंतों के ज़रिए और आपके निज़ाम दौरान खून में पहुंच जाती हैं। ये बात समझनी पड़ेगी बेटा। जिगर, लीवर जो है वो बनाता है बाइल, बाइल स्टोर होती है पित्ते गाल ब्लेडर में, और गाल ब्लेडर से एक नाली होती हुई कहाँ लेके आती, छोटी आंत में, और ये बाइल फिर चिकनाइयों को यहाँ हज़म करवाता है और पखाने से होता हुआ बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें आंतों से दोबारा बॉडी में सर्कुलेशन में जज़ब होती हैं, तो वही बताना चाह रहा है कि ये दोबारा जज़ब भी हो सकती हैं यहाँ से दवाइयाँ। GIT आ गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं बेटा मुंह से लेके एनस तक का दरमियान का जो सारा रास्ता है वो क्या कहलाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें आ जाएगा माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये सारा GIT है। सम ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू द GIT। कुछ अद्वियात GIT के ज़रिए भी खारिज होती हैं, जैसे थायोसायानेट्स, आयोडाइड्स एंड मरकरी इन सलाइवा, और जैसे मरकरी पारा वगैरह हो गया, ये थूक के ज़रिए ये खारिज होती हैं। मार्फिन थ्रू पैसिव डिफ्यूजन इन स्टमक, और मार्फिन जो है वो, मार्फिन कहते हैं बेटा नशावर दवा, ये डिफ्यूज़ हो जाती है मैदे के अंदर, तो ये GIT भी आपका दवाइयाँ खारिज करता है बेटा। ये सारी एक्सक्रीशन चल रही है। फिर लंग्स हैं, कुछ दवाइयात फेफड़ों के ज़रिए होती हुई सांस के रास्ते खारिज होती हैं। गैसियस एंड वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स, गैसों पे मुश्तमिल या वोलेटाइल ऐसी अशिया जो उड़ जाती हैं, जो बेहोशी के लिए दी जाती है। एनेस्थेटिक कहते हैं बेहोशी के लिए दी जाने वाली अद्वियात जो सूंघा के बेहोश करते हैं। इज़ एक्सक्रीटेड इन द एक्सपायर्ड एयर, ये खारिज होती हैं बाहर निकलने वाली हवा में। जैसे हम सांस बाहर निकाल रहे हैं तो वेपर्स के ज़रिए अद्वियात भी बाहर निकल रही हैं। फिर आ जाएंगे अदर रूट्स जिनके ज़रिए अद्वियात खारिज होती हैं, उसमें स्वेट, पसीना आ गया, टीयर्स, आंसू आ गए, ब्रेस्ट मिल्क जो माँ दूध पिला रही है अपने बच्चे को, उससे दवा खारिज हो रही है, और सलाइवरी एक्सक्रीशन और थूक से खारिज हो रही हैं अद्वियात। यहाँ पे बच्चे ने सवाल किया है कि ब्रेस्ट मिल्क से जो जा रही है तो फिर बेटा वो यानी बच्चे के अंदर भी चली जाएगी दूध के ज़रिए वो तो दवा। बिल्कुल बेटा, दूध के अंदर सराद मौजूद होते हैं और बच्चे को भी जाती है। जैसे माँ कोई भी आयरन वगैरह की टैबलेट लेती है दूध पिलाते वक्त ताकत के लिए, तो उसके सराद जो है वो बच्चे में भी मुंतकिल हो रहे होते हैं दूध के ज़रिए। तो लेकिन ये मेटाबोलाइट्स हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं तोड़ फोड़ होके आई है इन दवाइयों की, तो इसलिए बच्चे को नुकसान नहीं देंगी कोई भी अद्वियात। ये गैर जहरीली हो चुकी होती हैं, खारिज तो हो रही हैं लेकिन कौन सी हैं, गैर जहरीली हैं। फिर आ जाएगा फार्माकोडायनामिक्स, ये इसी चैप्टर का लास्ट पार्ट है। अभी हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पूरा किया है, यानी वो जो असरात हैं जो हमारा जिस्म दवा के साथ करता है वो क्या थे, फार्माकोकाइनेटिक्स। अब आ जाएंगे फार्माकोडायनामिक्स, जो दवा हमारे जिस्म के साथ करती है वो क्या हैं। मोस्ट ड्रग्स एक्सर्ट देयर इफ़ेक्ट्स, बहुत सारी अद्वियात हैं जो अपने असरात देती हैं, बहुत बेनिफिशियल एंड हार्मफुल, फ़ायदामंद भी देती हैं और नुकसानदेह भी देती हैं। बाय इंटरेक्टिंग विद रिसेप्टर्स, ये इंटरेक्ट करती हैं रिसेप्टर्स के ज़रिए। रिसेप्टर कहते हैं वो ऑर्गन या वो उज़्व या वो सेल जो दवा को कबूल करते हैं उनको क्या कहते हैं, रिसेप्टर, रिसीव करने वाले। तो रिसेप्टर के साथ मिलके कुछ फ़ायदामंद और कुछ नुकसानदेह असरात दे सकती हैं अद्वियात। दैट आर स्पेशलाइज्ड टारगेट मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और ये ख़ास किस्म के टारगेट मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस, जो कि सेल की सतह पर मौजूद होते हैं, और इंट्रासेलुलरली या सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ये सारी बात किसके लिए की है, रिसेप्टर के ज़रिए, रिसेप्टर के लिए बात की है ये कि रिसेप्टर ऐसे क्या होते हैं, बड़े बड़े मालिक्यूल हैं जो सेल की सतह पे होते हैं या सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जिन्होंने दवा को रिसीव करना होता है, और ये दवा इन रिसेप्टर के साथ मिलके फ़ायदामंद और नुकसानदेह असरात दे सकती है। रिसेप्टर बाइंड ड्रग्स, रिसेप्टर दवा को अपने साथ जोड़ते हैं एंड इनिशिएट इवेंट्स, और ये ऐसे काम शुरू करवाते हैं लीडिंग टू अल्टरनेशन, जिसके अंदर दवा तब्दील होती है
इन बायोकेमिकल में आर बायोफिज़िकल एक्टिविटी, जिससे बायोकेमिकल या बायोफिज़िकल एक्टिविटी होती है ऑफ द सेल की, एंड कंसिक्वेंटली द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन, और ये फिर ऑर्गन का काम बन जाती है। तो यानी कि दवा पहले गई बेटा, रिसेप्टर ने इसको रिसीव किया, फिर वहाँ जाके इसने बायोकेमिकल और फिज़िकल एक्टिविटी की। ड्रग्स में इंटरेक्ट विद रिसेप्टर, दवा जो है इंटरेक्ट कर सकती है रिसेप्टर के साथ इन मैनी डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। ड्रग में बाइंड टू एंजाइम, ड्रग जो है वो एंजाइम से भी जुड़ सकती है, न्यूक्लिक एसिड से भी जुड़ सकती है, और मेम्ब्रेन रिसेप्टर या मेम्ब्रेन रिसेप्टर से भी जुड़ सकती है। ये पिक्चर है बेटा, ये समझनी है आपने। ये देखें 4 किस्म के ये जो हैं चैनल हैं, ए बी सी और डी जो पिक्चर में दिखाए गए हैं। ए क्या है? लाइगैंड गेटेड आयन चैनल है, ये मारूजी बन सकती है। ए कौन सा है? लाइगैंड गेटेड आयन चैनल। और ये एग्जांपल क्या है, किस चीज़ को रिसीव करता है? ये कोलिनर्जिक निकोटाइनिक रिसेप्टर, यानी जो नशावर द्रव्यात लेते हैं उनको रिसीव करने वाला ये लाइगैंड गेटेड आयन चैनल है। फिर बी आ जाएगा, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, ये प्रोटीन को रिसीव करता है। और इसकी एग्जांपल क्या है? अल्फ़ा एंड बीटा एड्रीनोसेप्टर हैं, ये प्रोटीन को रिसीव करते हैं। फिर सी आ जाएगा, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, जो एंजाइम से जुड़े हुए रिसेप्टर हैं। एग्जांपल क्या है? इंसुलिन रिसेप्टर, जो इंसुलिन हम लगाते हैं बॉडी के अंदर, उसको रिसीव करने वाले कौन से हैं? ये सी हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। फिर आ जाएगा डी है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, सेल के अंदर जाके रिसेप्टर मौजूद है। एग्जांपल के तौर पर स्टीरॉयड रिसेप्टर, स्टीरॉयड जब हम लेते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन हो गया और डाटा कार्टेल वगैरह हो गया, ये स्टीरॉयड हैं, और इनको रिसीव करने वाला कौन सा है बेटा? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर डी है। ये देखिए बेटा, ये जो ए है लाइगैंड गेटेड वाला, इसके अंदर से आयन एंट्री लेंगे यहाँ पे, और ये चेंज हो जाएंगे इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल और आयनिक कंसंट्रेशन विद इन सेल के अंदर जाके ये तब्दीलियाँ हो जाएंगी। बी वाला जाएगा, ये अल्फ़ा और बीटा एड्रीनोसेप्टर हैं, इसके अंदर से जाएंगे, प्रोटीन फास्फोरिलेशन हो जाएगी इसकी। और ये सी वाला एंजाइम लिंक्ड जो रिसेप्टर है, इसके अंदर प्रोटीन एंड रिसेप्टर फास्फोरिलेशन हो जाएगा काम। ये सेल के अंदर सारी एंट्री ले रही है, ये सेल मेम्ब्रेन बना रखी है उन्होंने, और ये सारी अद्वियात सेल के अंदर एंट्री लेके और इसके अंदर इंट्रासेलुलर इफेक्ट दे रही हैं ये। और ये इफेक्ट फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं, नुकसानदेह भी हो सकते हैं। जैसे हमें सर का दर्द हो रहा है, सर का दर्द दूर हो गया, तो ये क्या है? फ़ायदेमंद इंट्रासेलुलर इफेक्ट्स। और अगर एलर्जी हो गई तो ये क्या है? नुकसानदेह, हार्मफुल। लास्ट वन है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ये एंट्री लेके यहाँ से सेल के अंदर, तो इसमें प्रोटीन फास्फोरिलेशन हो जाएगी एंड अल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन, और जीन का एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये सारा का सारा था बेटा आपका फार्माकोडायनामिक्स। तो अब आ जाएगा मेजर रिसेप्टर फैमिलीज़। मेजर रिसेप्टर फैमिलीज़ कौन सी हैं बेटा? फार्माकोलॉजी डिफाइन रिसेप्टर्स एज एनी बायोलॉजिकल मालिक्यूल। फार्माकोलॉजी तारीफ़ करती है रिसेप्टर की कि कोई भी बायोलॉजिकल मालिक्यूल होता है ये, टू विच ड्रग्स बाइंड, जिससे दवा जुड़ती है जाके, एंड प्रोड्यूस आ मेजरेबल रिस्पॉन्स, और एक काबिल पैमाइश रिस्पॉन्स पैदा करता है। ये वो मेजरेबल रिस्पॉन्स फ़ायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी हो सकता है। दस एंजाइम्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन कैन बी कंसीडर्ड टू बी द फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर। तो यही वजह है, एंजाइम हो गए या स्ट्रक्चरल जो साख्ती प्रोटीन है, इनको हम ये तस्वर करते हैं कि ये फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर हैं जो कि दवा को रिसीव करते हैं। फिर आ जाएगा बेटा पहला, ये जो मैंने 4 पढ़ाए हैं, ये सेम वो वजाहत किया मैंने ए बी सी और डी की, तो यहाँ पे वही बताएगा। ये लाइगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द फ्लो ऑफ आयन्स। ये ज़िम्मेदार हैं जो आयन्स हैं इनके फ़्लो का, जो सेल के अंदर और बाहर आ सकें, क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर आने का ज़िम्मेदार है लाइगैंड गेटेड आयन चैनल, जो कि आपका ए था। द एक्टिविटी ऑफ दिस चैनल्स इज़ रेगुलेटेड बाई बाइंडिंग ऑफ लाइगैंड टू द चैनल। इनकी जो एक्टिविटी है इन चैनल की, इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं जो लाइगैंड हैं उनको चैनल के साथ बाइंड करके। निकोटाइनिक रिसेप्टर हैं, इसको अंदर NM और NN है, NN और NM, एंड गैमा एंड अमाइनो ब्यूटारिक एसिड गाबा जिसको कहते हैं, ये रिसेप्टर आर इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ लाइगैंड गेटेड रिसेप्टर। ये मारूजी बन सकती है कि ये गाबा और जो ये गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड और ये निकोटाइनिक रिसेप्टर, ये किसकी मिसालें हैं आपने बतानी है? लाइगैंड गेटेड आयन चैनल की मिसालें हैं। ये कोई नशावर जो अद्वियात हैं जो आपकी बॉडी में सेल के अंदर एंट्री लेती हैं, वो इन्हीं चैनल के थ्रू होती हैं।
फिर आ जाएंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये बी वाला है आपका जो हमने पढ़ा था अभी पिक्चर में। अ सेकंड फैमिली ऑफ रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, सेकंड फैमिली उसके अंदर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर मौजूद होते हैं। दीज रिसेप्टर कंटेन अ सिंगल पेप्टाइड, ये रिसेप्टर मुश्तमिल होते हैं एक सादा पेप्टाइड पर। दीज रिसेप्टर आर लिंक टू द जी प्रोटीन, और ये रिसेप्टर जुड़े होते हैं जी प्रोटीन के साथ, हैविंग 3 सब यूनिट्स, और जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा सब यूनिट। बाइंडिंग ऑफ एप्रोप्रिएट लाइगैंड टू एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, और ये अपने जो मुतलका लाइगैंड है सेल से बाहर उसके साथ मिलते हैं। ऑफ द रिसेप्टर के एक्टिवेट्स द जी प्रोटीन, और ये जी प्रोटीन को जाके एक्टिवेट कर देते हैं। ये सेल के अंदर पहुंच के ये सारे काम करवा रहे हैं बेटा। फिर आ जाएंगे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ये अद्वियात मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात मुख्तलिफ़ तरीके से सेल के अंदर एंट्री ले रही हैं। तो एंजाइम लिंक्ड जो रिसेप्टर हैं वो क्या करेंगे, थर्ड मेजर फैमिली ऑफ रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ दोज हैविंग सिस्टोलिक साइटोसोलिक एंजाइम। साइटोसोलिक एंजाइम कहते हैं बेटा जो साइटोप्लाज्म में जाके काम करते हैं। तो ये इस रिसेप्टर जो है साइटोसोलिक एंजाइम रखते हैं एज एन इंटेग्रल कंपोनेंट्स, क्योंकि ये अंदरूनी कंपोनेंट हैं ऑफ देयर स्ट्रक्चरल और फंक्शन, स्ट्रक्चर साख्त के हिसाब से और फंक्शन के हिसाब से। बाइंडिंग ऑफ लाइगैंड एक्टिवेट्स आर इनहिबिट्स द साइटोसोलिक एंजाइम एक्टिविटी, और ये बाइंडिंग जुड़ते हैं और जो लाइगैंड ये एक्टिवेट्स कर देते हैं या इनहिबिट्स कर देते हैं, यानी किसी भी अमल को तेज़ करते हैं या रोकते हैं, किसको, साइटोसोलिक एंजाइम की एक्टिविटी को, यानी रोकते हैं या तेज़ करते हैं। फिर आ जाएगा इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, सेल के अंदर वाले रिसेप्टर्स हैं। द फोर्थ फैमिली ऑफ द रिसेप्टर इज़ कॉल्ड इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, जो चौथी फैमिली है रिसेप्टर की वो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर है। दीज रिसेप्टर्स आर इधर इन द साइटोप्लाज्म आर इन द न्यूक्लियस, ये रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में होते हैं या न्यूक्लियस में। तो जिन बच्चों को नहीं पता बेटा, अगर एक अंडे को हम सेल समझें तो उसकी जो सफ़ेदी है वो साइटोप्लाज्म है, सीन से सफ़ेदी, सीन से साइटोप्लाज्म याद रख लें, और जो उसकी जर्दी है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जाके साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर रिसीव होते हैं, गिव द रिस्पॉन्स, वहाँ अपना काम करते हैं बाय इंक्रीजिंग द जीन ट्रांसक्रिप्शन, और जिससे जीन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये थे बेटा 4 किस्म के रिसेप्टर। ये आपका था फार्माकोडायनामिक्स, इससे पहले हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा। तो ये दवा जो है बेटा बॉडी में जाके किस तरीके से इसका काम होता है, किस तरीके से अखराजात होते हैं इसके। तो फिर हमारा चैप्टर 2 आ जाएगा पैथोलॉजी, वो हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।